हिंदी की समकालीन कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए वरिष्ठ एवं सशक्त लेखिका सुधा आदेश जी की लिखी हुई कहानी सजा किसे मिली। मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अल्पना की आंखें खुली तो खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। माँ फौरन उसके पास आकर बोली, कैसी है बेटी? इतनी बड़ी बात तूने हमसे छिपाई। मैं मानती हूँ कि अच्छी परवरिश न कर पाने के कारण तू अपने माता पिता को दोषी मानती है, पर हैं तो हम तेरे माता पिता ही। तुझे दुखी देखकर भला हम खुश कैसे रह सकते हैं? प्लीज़ आप इनसे ज़्यादा बातें मत कीजिए, इन्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। उसी समय राउंड पर आई डॉक्टर ने मरीज से बातें करते देखकर कहा तथा नर्स को कुछ ज़रूरी हिदायत देती हुई चली गई। अल्पना कुछ कह पाती उससे पहले ही नर्स आ गई तथा उसने उसके मम्मी पापा से कहा, इनकी क्लीनिंग करनी है, कृपया थोड़ी देर के लिए आप लोग बाहर चले जाएं। नर्स साफ सफाई कर रही थी, पर अल्पना के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वो समझ नहीं पा रही कि उससे कब और कहाँ गलती हुई। आज उसे लग रहा था कि माता पिता को दुख पहुंचाने के लिए उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करते करते उसने खुद के जीवन को दांव पर लगा दिया है। अतीत की घटनाओं के खौफनाक मंजर उसकी आंखों के सामने से किताब के एक एक पन्ने की तरह आ जा रहे थे। वो एक संपन्न परिवार से थी। माता पिता दोनों के नौकरी करने के कारण उसे उनका संग साथ जैसा वो चाहती थी नहीं मिल पाया था। जब उसे माँ के हाथों का पालना चाहिए था, दादी की गोद में उसने आंखें खोली, बोलना और चलना सीखा। वो 1.5 साल की थी कि दादी का साया उसके ऊपर से उठ गया। अब उसे लेकर मम्मी पापा में खींचतान चलने लगी। तब तक एक आया का प्रबंध किया गया। एक दिन मम्मा ने आया को दूध में पानी मिलाकर उसे पिलाते तथा बचा दूध स्वयं पीते देख लिया। उसकी गलती पर उसे डांटा तो उसने दूसरे दिन से आना ही बंद कर दिया। अब उसकी समस्या उनके सामने फिर मुंह बाए खड़ी थी। दूसरी आया मिली तो पहली से भी ज़्यादा तेज और चालाक निकली। उसे अकेला छोड़कर वो अपने प्रेमी के साथ गप्पे लड़ाती। पता लगने पर मम्मा ने उसे भी निकाल दिया। वो 2 साल की थी, फिर भी उसके जहन में आज भी क्रश की आया का बर्ताव अंकित है। उसके स्वयं खाना न खाने पर डांटना, झल्लाना, यहाँ तक कि मारना, पता नहीं और भी क्या क्या। दहशत इतनी थी कि जब भी माँ उसे क्रश में छोड़ने के लिए जाती वो पहले से ही रोने लगती थी, पर मामा को समय से ऑफिस पहुँचना होता था, अतः वो उसके रोने की परवाह न कर उसे आया को सौंप कर चली जाती थी। जब वो पढ़ने लायक हुई तब स्कूल में उसका नाम लिखवा दिया गया। स्कूल की छुट्टी होती तो कभी मम्मा तो कभी पापा उसके स्कूल से लाकर घर छोड़ देते तथा उससे कहते कि उनके अलावा कोई भी आए तो दरवाज़ा मत खोलना और ना ही बाहर निकलना। देखने के लिए दरवाजे में आई पीस लगवा दिया था। एक दिन वो पड़ोस में रहने वाले सोनू की आवाज़ सुनकर बाहर चली गई तथा खेलने लगी। तभी मम्मा आ गई। खुला घर तथा उसे बाहर खेलते देखकर क्रोधित हो गई। दूसरे दिन से वो उसे बाहर से बंद करके जाने लगी। एक दिन उसे न जाने क्या सूझा कि घर की पूरी चीज़ें जो उसके दायरे में थीं उसने नीचे फेंक दी। उस दिन उसकी खूब पिटाई हुई और मम्मी पापा में भी जमकर झगड़ा हुआ। मम्मा की परेशानी देखकर सोनू की मम्मी ने स्कूल के बाद उसे अपने घर छोड़ जाने के लिए कहा तो वो बहुत खुश हुई। साथ ही मम्मी पापा की समस्या भी हल हो गई। 4 साल ऐसे ही निकल गए, पर तभी सोनू के पापा का तबादला हो गया। बड़ी होने के कारण अब उसके स्कूल का समय बढ़ गया था तथा अब वो पहले से भी ज़्यादा समझदार हो गई थी। उसने अपनी स्थिति से समझौता कर लिया था। मम्मा के आदेशानुसार वो उनके या पापा के ऑफिस से आने पर उनकी आवाज़ सुनकर ही दरवाज़ा खोलती, किसी अन्य की आवाज़ पर नहीं। एकांत की विभीषिका उसे तब भी परेशान करती, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसने स्थिति से समझौता कर लिया। अब उसे पढ़ाने और होमवर्क कराने को लेकर मम्मी पापा में तकरार होने लगी। अभी वो 10 वर्ष की ही थी कि उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया गया। मम्मी पापा हर महीने उससे मिलने आते, उसके लिए अच्छी अच्छी गिफ्ट लाते, पूरा दिन उसके साथ गुजारते, पर शाम को उसे जब हॉस्टल छोड़कर जाने लगते तो वो रो पड़ती थी। तब मम्मा आंखों में आंसू भरकर कहती, बेटा मजबूरी है, मैं जो कर रही हूँ वो तेरे भविष्य के लिए ही तो कर रही हूँ। वो उस समय समझ नहीं पाती थी कि ये कैसी मजबूरी है। सबके बच्चे अपने मम्मी पापा के पास रहते हैं, फिर वो क्यों नहीं।
धीरे धीरे वो अपनी हम उम्र साथियों के साथ घुलने मिलने लगी। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि सबकी एक ही जैसी कहानी है। वहाँ अधिकांशतः बच्चों को इसलिए हॉस्टल में डाला गया था क्योंकि किसी की माँ नहीं थी तो किसी के घर का माहौल अच्छा नहीं था, किसी के माता पिता उसके माता पिता की तरह ही कामकाजी थे तो कोई अपने बच्चों के उन्नत भविष्य के लिए उन्हें वहाँ दाखिल करवा गए थे। छुट्टी में घर जाती तो मम्मी पापा की व्यस्तता देख उसे लगता था कि इससे तो हॉस्टल में ही अच्छी थी, कम से कम वहाँ बात करने वाला कोई तो रहता है। धीरे धीरे उसके मन में विद्रोह पैदा होता गया। उसे मम्मी पापा स्वार्थी लगने लगे, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए उसे पैदा तो कर दिया पर उसकी जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं। आखिर एक बच्चे को अच्छे कपड़ों, अच्छे खिलौनों के साथ साथ और भी तो कुछ चाहिए। ये साधारण सी बात वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं या जानते बूझते हुए भी समझना नहीं चाहते हैं। एक बार उसने पूछ ही लिया, मैं आपकी ही बेटी हूँ या आप कहीं से तो मुझे उठाकर तो नहीं लाए। उसकी मनोस्थिति समझे बिना ही मम्मा भड़क कर बोली, कैसी बातें कर रही है, कौन तेरे मन में जहर घोल रहा है। मम्मा आशंकित मन से पापा की ओर देखने लगी। पापा भी चुप कहाँ रहने वाले थे, बोल उठे, शक क्यों नहीं करेगी, कभी प्यार के दो बोल बोले हैं, कभी उसके पास बैठकर उसकी समस्याएं जानने की कोशिश की है। तुम्हें तो बस हर समय काम ही काम सूझता रहता है। तो तुम क्यों नहीं उससे समस्याएं पूछते, तुम भी तो उसके पिता हो। क्या बच्चे को पालने की सारी जिम्मेदारी माँ को ही निभानी पड़ती है। दोनों में तकरार इतनी बढ़ी कि उस दिन घर में खाना ही नहीं बना। मम्मा गुस्से में चली गईं। लगभग 10 बजे पापा हाथ में दूध तथा ब्रेड लेकर आए और आग्रहपूर्वक उसे खाने के लिए कहने लगे, पर उसे भूख कहाँ थी। मन की बात जबान पर आ ही गई। पापा, अगर किसी को मेरी आवश्यकता नहीं थी तो मुझे इस दुनिया में लेकर ही क्यों आए। मेरी वजह से आप और मम्मा में झगड़ा होता है। मुझे कल ही हॉस्टल छोड़ दीजिए, मेरा यहाँ मन नहीं लगता। पापा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, यह तेरा घर है। घर? कैसा घर पापा, मैं पूरे दिन अकेली रहती हूँ। आप और मामा आते भी हैं तो सिर्फ अपनी अपनी समस्याएं लेकर। मेरे लिए आप दोनों के पास समय ही नहीं है। पापा उदास मन से ऑफिस चले गए थे, पर उस दिन उसे अपने मन में बार बार उमड़ती बात कहने पर बहुत संतोष मिला था। इस अकेलेपन के बावजूद उसके पास कुछ खुशनुमा पल थे। गर्मियों की छुट्टियों में जब वे 15 दिन किसी हिल स्टेशन पर घूमने जाते, उसके जन्मदिन पर उसकी मनपसंद ड्रेस के साथ उसको उपहार भी खरीदवाया जाता। यहाँ तक कि हॉस्टल में वार्डन से इजाज़त लेकर उसके जन्मदिन पर एक छोटी सी पार्टी आयोजित की जाती तथा उसके सभी दोस्तों को गिफ्ट भी दी जाती। इस सब के बावजूद जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, अपनों के प्यार से तरसते मन में विद्रोह का अंकुर पनपने लगा। यही कारण था कि पहले जहाँ वो चुप रहा करती थी, अब अपने मन की भड़ास निकालने लगी थी तथा उनकी इच्छा के खिलाफ काम करने लगी थी। ऐसा करके वह न केवल सहज हो जाया करती थी, वरन मम्मी पापा के लटके चेहरे देखकर उसे असीम आनंद मिलने लगा था। जाने क्यों उसे लगने लगा था, जब इन्हें ही मेरी परवाह नहीं है तो मैं ही इनकी परवाह क्यों करूं। इसी मनोस्थिति के चलते एक बार वो छुट्टियों में अपने घर न जाकर अपने मित्र स्नेहा के घर चली गई। वहाँ उसकी मम्मी के प्यार और अपनत्व ने उसके सूने मन में उत्साह का संचार कर दिया। वहीं उसने जाना कि घर ऊंची ऊंची दीवारों से नहीं, उसमें रहने वाले लोगों के प्यार और विश्वास से बनता है। उसका घर तो इनके घर से भी बड़ा था, सुख सुविधाएं भी ज़्यादा थीं, पर नहीं थे तो प्यार के दो मीठे बोल, एक दूसरे के लिए समय, प्यार और विश्वास का सुरक्षित कवच। वास्तव में प्यार से बनाए माँ के हाथ के खाने का स्वाद कैसा होता है उसने वहीं जाना। स्नेहा की माँ को स्नेहा की एक एक फरमाइश पूरी करते देख एक बार उसने पूछा था, आंटी आपने स्नेहा को खुद से दूर क्यों किया। उन्होंने तब सहज उत्तर दिया था, बेटा यहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं है, स्नेहा के भविष्य के लिए हमें यह निर्णय करना पड़ा। स्नेहा इस बात को जानती है, अतः इसने इसे सहजता से लिया। घर न आने के लिए माँ का फ़ोन आने पर उसने रूखे स्वर में उत्तर दिया, मैं नहीं आऊँगी, आप और पापा ही घुमाओ, मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि लौटकर आने के बाद तो आप और पापा फिर से नौकरी पे जाने लगोगे और मुझे अकेले ही घर में रहना पड़ेगा। मैं यहाँ स्नेहा के पास ही अच्छी हूँ, कम से कम यहाँ मुझे घर होने का एहसास तो हो रहा है।
अल्पना का ऐसा व्यवहार देखकर स्नेहा की माँ ने अवसर पाकर उसे समझाते हुए कहा, बेटा तुम मेरी बेटी जैसी हो, मेरी बात का गलत अर्थ मत लगाना। एक बात मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, अपने माता पिता को तुम कभी गलत मत समझना। शायद उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी जिसे तुम समझ नहीं पा रही हो। आंटी, अपने बच्चे की परवरिश से ज़्यादा एक माता पिता के लिए और भी कुछ ज़रूरी है। बेटा, सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। कोई घर परिवार के लिए सब कुछ त्याग देता है तो कोई अपने करियर को भी जीवन का ध्येय मानते हुए घर परिवार को सहेजना चाहता है। तुम्हारी माँ कैरियर वूमन है, उन्हें अपने करियर से प्यार है, पर इसका ये अर्थ कदापि नहीं कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती, पर क्या उन्होंने तुम्हें किसी बात की कमी होने दी? स्नेहा की मम्मी की बात मानकर अल्पना घर आई तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर रो पड़ी। पापा का भी यही हाल था। हफ्ते भर माँ छुट्टी लेकर उसके पास ही रही, उससे पूछ पूछ कर खाना बनाती और खिलाती रहीं। तब अचानक उसका सारा क्रोध आंखों के रास्ते बह निकला था। तब उसे एहसास हुआ था कि माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता। पर जैसे ही उन्होंने ऑफिस जाना शुरू किया, घर का सूनापन उसके दिलो दिमाग पर फिर से हावी होता गया। अभी छुट्टी के 15 दिन बाकी थे, पर लग रहा था जैसे उसे आए हुए वर्षों हो गए हैं। शाम को मम्मी पापा के आने पर उनके पास बैठकर ढेरों बातें करना चाहती थी, पर कभी फ़ोन की घंटी बज उठती तो कभी कोई आ जाता। कभी मम्मी पापा ही उसकी उपस्थिति से बेखबर किसी बात पर झल्ला उठते, जिससे घर का माहौल तनावपूर्ण हो उठता। ये सब देखकर मन में विद्रोह फिर पनपने लगा। वो हॉस्टल जाने लगी तो मम्मा ने उसके लिए नई ड्रेस खरीदवाने के साथ ज़रूरत का अन्य सामान खरीदवाया। यहाँ तक कि उसकी पसंद की खाने की कई तरह की चीज़ें खरीद कर रखी। फिर भी न जाने क्यों इन चीज़ों में उसे माँ का प्यार नज़र नहीं आया। उसने सोच लिया जब उन्हें उससे प्यार ही नहीं है तो वही उनकी परवाह क्यों करे। अब फ़ोन आने पर वो मम्मा से ढंग से बातें नहीं करना चाहती थी। वो कुछ पूछती तो बस हाँ या हूँ में उत्तर देती। उसका रुख देखकर एक बार उसकी मम्मा उससे मिलने भी आईं तो भी पता नहीं क्यों उसका उनसे बात करने का मन ही नहीं किया, मानो वो अपने मन के बंद दरवाजे से बाहर निकलना ही नहीं चाह रही हो। धीरे धीरे छुट्टियां आ गईं। उसने अपनी वार्डन से हॉस्टल में ही रहने का आग्रह किया। पहले तो वो मानी नहीं, पर जब उसने उन्हें अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने उसके मम्मी पापा को सूचना देकर रहने की इजाज़त दे दी। उसका ये रुख देखकर मम्मी पापा ने आकर उसे समझाना चाहा तो उसने साफ शब्दों में कह दिया, घर से तो मुझे यहीं अच्छा लगता है, कम से कम यहाँ मुझे अपनापन तो मिलता है। मैं यहीं रहकर कोचिंग करना चाहती हूँ। बुझे मन से वे दोनों वार्डन को उसका ख्याल रखने को कहकर लौट गए। कुछ दिन तो वो हॉस्टल में रही, किंतु सूना हॉस्टल उसके मन के सूनेपन को और बढ़ाने लगा। अब उसे किसी से मिलना भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो जिससे भी मिलती वही उसके घर के बारे में पूछता और वो अपने घर के बारे में किसी को क्या बताती। अब ना उसका पढ़ने में मन लगता और ना ही किसी अन्य काम में। यहाँ तक कि वो क्लास भी मिस करने लगी। नतीजा ये हुआ कि वो फर्स्ट टर्म में फेल हो गई। अल्पना की ये दशा देखकर एक दिन मिस सुजाता ने उसे बुलाकर कहा, बेटा, तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। यही अकेलापन, यही सूनापन मैंने भी सब कुछ भोगा है। अपने माता पिता के मरने के बाद चाचा चाची के ताने, चचेरे भाई बहनों की नफरत सब झेली है मैंने, पर मैं कभी जीवन से निराश नहीं हुई। बल्कि जितनी भी मन में चोटें पड़ती गईं, उतनी ही विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस मन में पैदा होता गया। जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। न जाने तुमने ये कैसी ग्रंथि पाल ली है कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें प्यार नहीं करते हैं। हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रही हो। तुम्हारे माता पिता तो हैं, पर जरा उन बच्चों के बारे में सोचो जो अनाथ हैं, बेसहारा हैं या दूसरों की दया पर पल रहे हैं। फिर ऐसा करके तुम किसे कष्ट दे रही हो, अपने माता पिता को या खुद को? जीवन तो तुम्हारा ही बर्बाद होगा। जीवन बहुत बहुमूल्य है बेटा, इसे व्यर्थ न होने दो। दूसरों की तरह वार्डन का समझाना भी उसे बेहद नागवार गुजरा था, किंतु फिर भी उनकी एक बात उसके दिमाग में रह रहकर गूंज रही थी, जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, पर कुछ सार्थक करना बेहद कठिन। उसने सोच लिया था
कि अब से वो दूसरों के बारे में कुछ न कहेगी और ना ही कुछ सोचेगी। जिएगी तो सिर्फ अपने लिए, आखिर ज़िंदगी उसकी है। सब तरफ से ध्यान हटाकर उसने पढ़ने में मन लगा लिया। पहले जहाँ वो ऐसे ही पास होती रही थी, अब मेरिट में आने लगी। सभी उसमें परिवर्तन देखकर चकित थे। हायर सेकेंडरी में उसने अपने स्कूल में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसके आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। कंप्यूटर साइंस में बीएससी करने के बाद वहीं से एमएससी करने लगी, पर तब भी वो अपने घर नहीं गई। इस दौरान उसके माता पिता ही उससे मिलने आते रहे, पर वो निर्विकार ही रही। एक बार उसकी माँ ने कहा, बेटा, एक दो अच्छे लड़के मेरी निगाह में हैं, अगर तू देखकर पसंद कर ले तो हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। किस जिम्मेदारी की बात कर रही हैं आप? अब तक आपने कौन सी जिम्मेदारी निभाई है? जब बच्चे को माँ का आंचल चाहिए तब आपने मुझे क्रेच में डाल दिया। जब एक बेटी को माँ के प्यार और अपनेपन की ज़रूरत थी तब हॉस्टल में डाल दिया। यह भी नहीं सोचा कि आपकी मासूम बेटी अपने नन्हे नन्हे हाथों से खाना कैसे खाती होगी, कैसे स्कूल के लिए तैयार होती होगी। आपको मुझसे नहीं, अपने कैरियर से ही प्यार था। बार बार आप क्यों आकर मेरे दंश को और गहरा कर देती हैं? मैंने तो मान लिया है कि मेरा कोई नहीं है, आप भी यही मान लीजिए। जहाँ तक विवाह का प्रश्न है, मुझे विवाह के नाम से नफरत है। ऐसे बंधन से क्या लाभ जिसमें दो इंसान जकड़े तो रहें पर प्यार का नामो निशान ही ना हो, दैहिक सुख से उत्पन्न संतान के प्रति जिम्मेदारी का एहसास तक ना हो। पत्थर बनी वो माँ को जाते हुए देखती रही। उनकी आंखों से निकलते आंसू उसे सुकून दे रहे थे, मानो उसमें दिल नाम की चीज ही नहीं रह गई थी। तभी तो उन्हें देखते ही न जाने उसे क्या हो जाता था कि वो जहर उगलने लगती थी। पर यह भी सच है कि उनके जाने के बाद वो घंटों अपने ही अंतर कवच में कैद बैठी रह जाती थी। एक ऐसे क्षण जब वो अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तब राहुल ने अंदर आते हुए उससे कहा, अंधेरे में क्यों बैठी हो अल्पना? याद नहीं है, प्रोजेक्ट के लिए डाटा कलेक्ट करने जाना है। बस एक मिनट रुको, ड्रेस चेंज कर लूँ। अंतर कवच से बाहर निकलकर उसने कहा था। राहुल उसका क्लासमेट था, पढ़ाई में जब तब उसकी मदद किया करता था। प्रोजेक्ट भी उन्हें एक ही मिला था, अतः साथ साथ आने जाने के कारण उनमें मित्रता हो गई थी। एक दिन वे प्रोजेक्ट करके लौट रहे थे। राहुल को परेशान देखकर उसने परेशानी का कारण पूछा तो राहुल ने कहा, मेरा मकान मालिक घर खाली करने को कह रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। एक दो जगह पता किया तो किराया बहुत मांगते हैं और उतना दे पाने की मेरी हैसियत नहीं है। तुम मेरा रूम शेयर कर लो, हम दोनों साथ पढ़ते हैं, साथ साथ जाते हैं, एक जगह रहने से सुविधा हो जाएगी। पर पर क्या? मैं किसी की परवाह नहीं करती, जो मुझे अच्छा लगता है वही करती हूँ। दूसरे दिन ही राहुल शिफ्ट हो गया था। उसकी मित्र बीना ने उसके इस फैसले पर विरोध करते हुए उसे चेतावनी भी दी थी, पर उसका यही कहना था कि उसे किसी की परवाह नहीं है। उसकी ज़िंदगी है, जैसे चाहे जिए, किसी को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। बीना ने ये सब कुछ अल्पना की माँ को बता दिया तो वो उसे समझाने आई। फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ी रही तो माँ ने पैसा न भेजने का निर्णय सुना दिया। इस पर उसने भी क्रोध में कह दिया था, आज तक आपने दिया ही क्या है, सिर्फ पैसा ही ना। अगर वो भी नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, मुझे उसकी भी कोई परवाह नहीं है। माँ रोते हुए और पापा क्रोधित होकर चले गए थे। उस दिन उसे बेहद सुकून मिला था। पता नहीं क्यों, जब जब वो माँ को रोते हुए देखती उसे लगता जैसे उसके दुखते घावों में किसी ने मरहम लगा दिया हो। उसी दिन न जाने उसे क्या हुआ कि उसने राहुल के सामने समर्पण कर दिया। राहुल ने आनाकानी भी की तो वो बोली, जब मुझे कोई परेशानी नहीं है तो तुम्हें क्यों है? फिर मैं विवाह के लिए तो कह नहीं रही हूँ, हम जब चाहेंगे अलग हो जाएंगे। पढ़ाई पूरी होते ही उनकी नौकरी लग गई, किंतु एक ही शहर में होने के कारण उनका संबंध कायम रहा। पूरी सावधानी बरतने के बावजूद एक दिन अल्पना को लगा जैसे उसके शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो वो पहली बार महसूस कर रही है। वो राहुल को इस बारे में बताना चाहती ही थी कि उसने कहा, अल्पना, माँ पिताजी विवाह के लिए जोर डाल रहे हैं, अब मुझे दूसरा घर ढूंढना होगा। राहुल की बात सुनकर अल्पना चौंक गई और बोली, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे ऐसी हालत में छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? कैसी हालत? राहुल ने पूछा। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सहयोगी तो तुम भी रहे हो। वो तो तुम्हारी वजह से, तुम ही ने कहा था कि जब मुझे ऐतराज़ नहीं है तो तुम्हें क्यों है।
अब तुम भुगतो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? तुम तो मेरे मित्र हमदर्द रहे हो। देखो अल्पना, पिताजी मेरा विवाह तय कर चुके हैं और उन्हें मना करना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही न करती हो और विवाह से पहले ही अपना शरीर किसी को दे देने में उसे कुछ आपत्तिजनक नहीं लगता हो। परंपराओं की दुहाई मत दो राहुल, तुम भी विवाह से पहले संबंध बना चुके हो। क्या तुम उस लड़की के साथ अन्याय नहीं करोगे जिसके साथ तुम विवाह कर रहे हो? मेरी बात और है, मैं पुरुष हूं, फिर तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? प्रमाण की बात सुनते अल्पना गुस्से से थरथराती हुई राहुल को मारने के लिए झपटी। वो तेजी से हटा तो सामने रखी टेबल से अल्पना टकरा कर जमीन पर गिर गई। असहनीय दर्द से पेट पकड़कर वो वहीं बैठ गई। राहुल ने उसे उठाना चाहा तो उसने चिल्लाकर कहा, मुझे छूना मत, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम मेरी जिंदगी में न कभी थे, ना हो और ना ही रहोगे। चले जाओ मेरे घर से। राहुल अपना सामान समेट कर चला गया। पूरी रात वो रोती रही। पेट दर्द सहा नहीं गया तो उठकर उसने पेन किलर खा लिया। अल्पना को बार बार यही लगता रहा कि क्यों उसे किसी का प्यार और विश्वास नहीं मिलता। पहले माता पिता और अब राहुल। खैर, सुबह तक पेट दर्द तो ठीक हो गया था पर मन अभी भी ठीक नहीं हुआ था। क्या करे इस बच्चे का? माना कि ये बच्चा उसकी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती आ गया है, पर है तो उसका अपना अंश ही ना। वो अकेली कैसे इस बच्चे की परवरिश कर पाएगी? क्या अपने बच्चे को वो प्यार दुलार और अपनत्व तो दे पाएगी जिसके लिए वो अपने माता पिता को दोष देती रही थी? मन में अजीब सी कश्मकश चल रही थी। अपने कैरियर के लिए जहाँ वो बच्चे का बलिदान देना चाहती थी, वहीं उसके प्रति स्नेह भी जागने लगा था। वो जानती थी कि बिना विवाह के माँ बनना समाज सह नहीं पाएगा। उसके माता पिता सुनेंगे तो जीते जी ही मर जाएंगे। आज ना जाने क्यों माँ के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जो उन्होंने उसे राहुल के साथ रहते देखकर कहे थे। बेटा, माना कि मैं तुझे उतना प्यार दुलार नहीं दे पाई जितनी कि तू आकांक्षी थी। मैं अपराधिनी हूँ तेरी, पर मेरे किए की सज़ा तू खुद को तो न दे। आज भी हमारा समाज विवाह पूर्व संबंधों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे संबंध अवैध ही कहलाएंगे। उस समय तो वो सिर्फ वही करना चाहती थी जिससे उसके माता पिता को चोट पहुँचे। राहुल जिस पर उसने विश्वास किया उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। बार बार राहुल के शब्द उसके दिलो दिमाग में गूंजकर उसके अस्तित्व को नकारने लगते कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की के साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ जो विवाह जैसी संस्था में विश्वास ही न करती हो। कभी मन करता कि आत्महत्या कर ले, पर तभी मन उसे धिक्कारने लगता। उसे अपनी वार्डन के शब्द याद आते कि जीवन से भागना बेहद आसान है बेटा, लेकिन कुछ सार्थक करना बेहद ही कठिन। पर तुमने तो आसान राह ढूंढ ली है। वो कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। ऑफिस में छुट्टी की अर्जी भिजवा दी थी। कशमकश इतनी ज़्यादा थी कि उसका न बाहर निकलने का मन कर रहा था और न ही किसी से मिलने का। पेट में दर्द उठता पर वो डॉक्टर को दिखाने के बजाय दर्द नाशक दवा खाकर दबाने की कोशिश करती रहती। एक दिन जब वो ऐसे ही दर्द से तड़प रही थी तभी बीना मिलने आ पहुंची। उसकी ऐसी दशा देखकर वो अचंभित रह गई तथा उसे जबरन अपनी गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने उसे चेकअप करवाने के लिए कहा। सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर उस पर बहुत गुस्सा हुई तथा बोली, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गर्भवती हो? उसको कोई उत्तर न देते देखकर वो फिर बोली, तुम लड़कियों की यही तो समस्या है, जरा सी सावधानी नहीं बरतती। क्या पेट में तुम्हें कोई चोट लगी थी? अपने पति को बुलवा लो, क्योंकि तुम्हारा शीघ्र ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगता है किसी चोट के कारण तुम्हारा बच्चा मर गया है और उसी के इन्फेक्शन से पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर की बात सुनकर वो दोनों चौंक गईं। बीना ने बात बनाते हुए कहा, डॉक्टर, ऑपरेशन कब करना पड़ेगा? दरअसल इनके पति कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, उनका इतनी जल्दी आना संभव नहीं है। ऑपरेशन अभी तुरंत ही करना पड़ेगा। कोई तो रिश्तेदार होंगे, उन्हें जल्द बुलवा लो। हम इन्हें एडमिट कर सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ कर देते हैं। बीना ने अल्पना को देखा, फिर डॉक्टर की ओर मुखातिब होती हुई बोली, डॉक्टर, मैं ही इनकी जिम्मेदारी लेती हूँ, क्योंकि इनका कोई भी रिश्तेदार इतनी जल्दी नहीं आ सकता। अल्पना के मना करने पर भी बीना ने उसके माता पिता को फ़ोन कर दिया था। उन्होंने तुरंत पहुँचने की बात कही। उनके आने से पहले ही वो ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी थी। बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर के शब्द उसके कानों में पड़ ही गए।
इनके यूट्रस में इन्फेक्शन इतना फैल गया है कि अगर निकाला नहीं गया तो जान जाने का खतरा है। अतः बाहर जाकर इनके रिश्तेदारों से इजाज़त ले लो। उसके बाद क्या हुआ पता नहीं। सुबह जब आँख खुली तो मम्मी पापा को अपने पास बैठा पाया। उनको देखते उसकी नफ़रत फिर से भड़क उठी थी। अगर उसे उनका प्यार और अपनत्व मिलता तो उसके साथ ऐसे हादसे ही क्यों होते। अगर उस समय नर्स नहीं आती तो वो पता नहीं क्या क्या कह बैठती। बेटा कुछ खा ले वरना ताकत कैसे आएगी। आवाज़ सुनते अल्पना अतीत से निकलकर वर्तमान में आ गई। नर्स पता नहीं कब चली गई थी। माँ हाथ में फलों की प्लेट लिए खाने का इसरार कर रही थीं तथा उनके पास ही बैठे पापा आशा भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। उसने बिना कुछ कहे ही मुंह फेर लिया, क्योंकि वो जानती थी कि माँ की आंखों से आंसू बह रहे होंगे, पर वो अपने दिल के हाथों विवश थी। बार बार एक ही विचार उसके मन में आ रहा था कि माता पिता उसकी उचित परवरिश न कर पाने के लिए दोषी थे, पर हर सुविधा मिलने के बावजूद उसने भी कौन सा अच्छा काम किया। दूसरों को दोष देना तो बहुत आसान है, पर जिंदगी बनाना बिगाड़ना तो इंसान के अपने हाथ में है। अल्पना समझ नहीं पा रही थी कि कुदरत ने औरत को इतना कमज़ोर क्यों बनाया है कि एक छोटा सा आंधी का झोंका उसके सारे वजूद को हिलाकर रख देता है। सबसे ज़्यादा दुख तो उसे इस बात का था कि हादसे में उसके गर्भाशय को निकाल देना पड़ा। अपूर्ण औरत बनकर वो कैसे जिएगी। माँ ने तो अपने कैरियर के लिए उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, पर उसने तो उन्हें दुख देने के लिए ही ये सब किया। उसका तो यही हश्र होना था, पर वो अभी भी नहीं समझ पा रही थी कि सजा किसे मिली। अभी आप सुन रहे थे सुधा आदेश जी की लिखी हुई एक मार्मिक कहानी सजा किसे मिली। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।